नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो कहती है कि खुश रहने के लिए शायद हमें दूसरों की परवाह करने की उतनी जरूरत नहीं जितनी हम सोचते हैं। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। चलिए देखते हैं कि सच्ची आजादी पाने का ये रास्ता क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारा अतीत, हमारी बुरी यादें, हमारे पुराने दुख, इन सब का हमारी आज की खुशी पर कोई असर ही ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही वो बड़ा सवाल है जो एल्फ्रेड एडलर का दर्शन हमारे सामने रखता है। तो ये सोच आई कहां से? ये सोच है एल्फ्रेड एडलर की, जिन्हें मनोविज्ञान का तीसरा दिग्गज भी कहा जाता है। फ्रॉइड और यूंग के जमाने के ही थे। ये किताब असल में एक बूढ़े दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत है, जो हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अलग चश्मा देती है। इस किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि दुनिया असल में बहुत सीधी सादी है और खुशी वो यही है, इसी पल में, हर किसी के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, बल्कि हम उसे अपने नजरिए से, अपने मतलब से भरते हैं। दुनिया एक कोरे कागज की तरह है और रंग हम खुद भरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया से। एक ऐसा विचार जो शायद हमारे अतीत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। देखिए, जिंदगी को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक है इटियोलॉजी, जो हम सब आमतौर पर सोचते हैं, यानी मेरे साथ अतीत में कुछ बुरा हुआ था इसलिए मैं आज दुखी हूं। यहां अतीत कारण है और आज उसका असर। पर एडलर का नजरिया है टेलियोलॉजी। ये कहता है मैंने दुखी रहने का मकसद चुना है, इसलिए मैं अतीत की किसी बुरी याद का सहारा ले रहा हूं। मतलब हमारा आज का मकसद हमारे व्यवहार को तय करता है, ना कि हमारा अतीत। इसको समझने के लिए किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए एक दोस्त है जो सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। हमारी आम सोच यानी इटियोलॉजी क्या कहेगी? यही कि जरूर बचपन में कोई बुरा अनुभव हुआ होगा, कोई ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से वो आज ऐसा है। मतलब अतीत ने उसका आज और कल तय कर दिया है। लेकिन एडलर का नजरिया वो बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि वो दोस्त असल में बाहर जाना ही नहीं चाहता और बाहर ना जाने के इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने चिंता और घबराहट की एक हालत खुद बनाई है। तो सवाल उठता है कि उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब तक वो कमरे में बंद है, उसे अपने माता पिता का पूरा ध्यान, पूरी चिंता मिलती है। वो उनके लिए खास है। जैसे ही वो बाहर जाएगा, वो लाखों करोड़ों की भीड़ में से एक आम चेहरा बन जाएगा। तो उसका ये अकेलापन उसे खास महसूस कराने का एक मकसद पूरा कर रहा है। और ये बात एल्फ्रेड एडलर के कोट से एकदम साफ हो जाती है। वो कहते हैं, हम अपने अनुभवों से तय नहीं होते, बल्कि हम उन अनुभवों को जो मतलब देते हैं वो हमें तय करता है। मतलब हमारे साथ क्या हुआ ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि हम उस घटना की कहानी खुद को कैसे सुनाते हैं। और यहीं पर यह फिलॉसफी सच में चौंका देती है। एडलर इन साइकोलॉजी ट्रॉमा के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार देती है। इसका यह मतलब नहीं कि बुरी घटनाएं नहीं होती, बिल्कुल होती हैं, पर यह फिलॉसफी कहती है कि उन घटनाओं को ये ताकत देना कि वो हमारे आज को कंट्रोल करें, ये पूरी तरह से हमारा अपना चुनाव है। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि गुस्सा बस आ जाता है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है? चलिए अब इस आइडिया को भी चैलेंज करते हैं और देखते हैं कि कैसे गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसे हम असल में खुद बनाते हैं, एक टूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप एक कैफे में बैठे हैं, अपनी फेवरेट नई जैकेट पहनकर। तभी वेटर आता है और गलती से आपके ऊपर कॉफी गिरा देता है और आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या वो गुस्सा वाकई बेकाबू था? क्या वो कॉफी गिरने की वजह से अपने आप पैदा हो गया, या इसके पीछे कोई और मकसद था? एडलर के हिसाब से कहानी कुछ और ही है। उनका कहना है कि आपने गुस्सा किया नहीं, आपने गुस्से को गढ़ा। क्यों? ताकि वेटर डर जाए और बिना किसी बहस के आपकी बात मान ले। तो गुस्सा एक रिएक्शन नहीं था, वो एक हथियार था जिसे एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। किताब का एक और कमाल का उदाहरण है। एक माँ अपनी बेटी पर बहुत जोर से चिल्ला रही है, तभी फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाती है और उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती है, एकदम विनम्र, एकदम मीठी। हेलो। और जैसे ही वो फोन रखती है, स्विच ऑन, और वो वापस उसी गुस्से में अपनी बेटी पर चिल्लाना शुरू कर देती है।
तो इससे क्या साबित होता है? यही कि गुस्सा एक टूल है, एक रिमोट कंट्रोल की तरह। जब हमें जरूरत होती है हम उसे ऑन कर लेते हैं और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो ऑफ कर देते हैं। ये हम पर हावी नहीं होता, हम इसे दूसरों पर हावी होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हमारा अतीत हमें कंट्रोल नहीं करता और हमारी भावनाएं भी हमारे काबू में हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, हम बदलते क्यों नहीं हैं? हम क्यों उन्हीं पुरानी आदतों, उन्हीं दुखों में फंसे रहते हैं? एडलर इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, लाइफस्टाइल। और इसका मतलब सिर्फ पहनावा या घर नहीं है। लाइफस्टाइल का मतलब है हमारी पर्सनैलिटी, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारी आदतें, हमारे जीने का पूरा तरीका। और सबसे जरूरी बात, एडलर कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल वो चीज है जिसे हम खुद चुनते हैं। हम बदल इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम न बदलने का फैसला करते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर यह एक एक्टिव फैसला है, भले ही ये हमारे दिमाग में अनजाने में चल रहा हो। पर सवाल यह है कि कोई ऐसा चुनाव क्यों करेगा? क्योंकि बदलाव डरावना होता है, वो अपने साथ अनिश्चितता लाता है। हमारी आज की जिंदगी, चाहे उसमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, वो जानी पहचानी है, उसमें एक तरह का कंफर्ट है। अपनी परेशानियों की शिकायत करना एक नया और बेहतर इंसान बनने के डरावने कदम उठाने से कहीं ज्यादा आसान लगता है। और यहीं से हम इस किताब के सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं, ये समझना कि दुखी रहना भी असल में एक चुनाव है। तो एडलर की साइकोलॉजी वो अतीत के जख्मों को कुरेदने के बारे में है ही नहीं, ये असल में हिम्मत की साइकोलॉजी है, आज और आने वाले कल के लिए हिम्मत जुटाने की। इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, आपके दुख का कारण आपका अतीत या आपका माहौल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप में काबिलियत की कमी है, आप में बस साहस की कमी है, आप में खुश रहने का साहस नहीं है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर आज हमारे पास वो सारा साहस होता जिसकी हमें जरूरत है, तो हम अपनी जिंदगी में क्या अलग चुनते?